मम्मी क्या आज फिर वही दाल चावल बना दिए? रुको मैं पापा को फोन करता हूँ। अरे अरे सोनू बेटा, क्या हुआ भाई? रुको रुको। पापा, मीरा आंटी ने आज फिर वही दाल चावल और सब्जी बना दी, पर मुझे मोमोज खाने हैं। ये कौन है? इसका नाम कैनली है और ये बहुत बढ़िया चाइनीज खाना बनाता है। आज इसने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। मेरी गाड़ी हाईवे पर खराब हो गई थी तो इसी ने ठीक की। तब बातों बातों में पता चला कि ये नौकरी की तलाश में है। ये बहुत समय से चाइनीज होटल पर नौकरी कर रहा था। किसी कारणवश इसने वो नौकरी छोड़ दी और मैंने सोचा क्यों ना हम इसे अपने घर पर चाइनीज खाना बनाने के लिए नौकरी दे दें। पर राकेश, तुम तो जानते ही हो हमारे घर पर पहले ही मेरा खाना बनाने के लिए लगी हुई है, तो हम दो दो खाना बनाने वाले का क्या करेंगे? अरे रोजाना बाजार का चाइनीज फूड खाकर तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि कैनली घर पर ही बढ़िया बढ़िया चाइनीज डिश बनाकर हमारे सोनू को और हम सबको खिलाएगा। क्यों सोनू बेटा, है ना बढ़िया बात? यस पापा। आपने क्या नाम बताया? कैनली? कैनली भैया, आज आप मेरे लिए चाउमीन और मंचूरियन बनाओ ना, मेरा बहुत मन है। ओके बेटा, मैं आपके लिए बहुत टेस्टी चाउमीन और मंचूरियन बनाऊंगा। वैसे मुझे एक बार आप किचन बता देते कहाँ पर है? मीरा, जरा इधर तो आना। जी मालकिन, आपने बुलाया? मीरा, ये कैनली है। आज से ये भी तुम्हारे साथ रसोई में खाना बनाने का काम करेगा और जितने भी चाइनीज फूड हैं वो कैनली ही बनाएगा, क्योंकि तुम्हें तो चाइनीज फूड ज्यादा बनाना आता नहीं है। इसलिए तुम जब जब मैं कहूँ वही खाना तैयार करना, ठीक है? अब इसे रसोई में ले जाकर सब कुछ समझा दो। ठीक है मालकिन, मैं समझा देती हूँ। मीरा उस घर में कई सालों से खाना बनाने का काम करती थी, इसलिए वो रसोई की हर एक चीज जानती थी। कैनली मीरा के साथ रसोई में चला जाता है और कुछ ही देर में वो बहुत बढ़िया चाइनीज फूड बनाता है, जिसे खाकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। अब तो ऐसे ही कैनली रोजाना बढ़िया बढ़िया खाना बनाने लगा। सबको उसके हाथ का चाइनीज फूड बहुत पसंद आता था। धीरे धीरे कैनली नॉन वेजिटेरियन यानी मांसाहारी भोजन भी बनाने लगा। राकेश के दोस्त जब भी घर पर आते तो कैनली झट से चाइनीज तरीके से मांसाहारी भोजन बना देता। वाह राकेश, तुम्हारे शेफ ने तो नॉनवेज की बहुत ही बढ़िया डिशेस बनाई है। भाई मजा आ गया, बिल्कुल चाइनीज तरीके से। हाँ, अरे कैनली चाइनीज फूड बहुत ही टेस्टी बनाता है, यही तो इसकी खासियत है। अब तो घर में साधारण खाना बनने की जगह चाइनीज खाना ही बनने लगा, जिससे मीरा का काम बहुत कम हो गया था। इसलिए उसकी मालकिन ने उससे कहा, मीरा, अब तो रसोई का सारा काम कैनली ही संभालने लगा है, तो तुम एक काम करो, तुम घर में ऊपर के काम देखना शुरू कर दो। आज तुम मेरे कमरे की सफाई कर दो, तब तक मैं मार्केट होकर आती हूँ। ठीक है मालकिन। कैनली, साहब ने आज तुम्हें नॉनवेज बनाने के लिए बोला है, तो कितने पैसे दे दूं तुम्हें नॉनवेज खरीद कर लाने के लिए? मेम साहब, कम से कम 2000 रुपए का तो आ ही जाएगा। ठीक है, ये लो पैसे, तुम ले आना। मीरा कमरे की सफाई करने लगती है। वो सोचती है कि कैनली को तो नॉनवेज खरीदने बाजार जाना था, पर वो पिछले काफी समय से रसोई में ही था। मीरा उससे पूछने के लिए जाती है, पर उसके सामने रसोई का जो नजारा आता है उसे देखकर वो दंग रह जाती है। कैनली के हाथ में कुछ मरे हुए चूहे थे जिन्हें वो पका रहा था। मीरा की तो आवाज ही गले में बंद हो जाती है, क्योंकि ये नजारा बहुत ही डरावना था। पर कैनली मीरा को देख लेता है। मीरा हकलाते हुए उससे पूछती है, तुम ये क्या बना रहे हो? चूहों का मांस, ये सब कितना भयानक है। अच्छा, तो तुमने मुझे देख लिया, मेरी सच्चाई तुम्हारे सामने आ ही गई। ये मैं आज पहली बार थोड़ी बना रहा हूँ। तुम्हारे वो बेवकूफ मालिक और मालकिन और उनका बेटा रोजाना ही इस तरह के नॉनवेज आइटम खाते हैं, पर उन्हें पता भी नहीं लगता, क्योंकि मैं ये बहुत स्वादिष्ट तरीके से बनाता हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ जो यहाँ पर 5000 रुपए में नौकरी करके अपना पसीना बहा लूंगा? हाँ, अरे मैं अपने पैसे बचाता हूँ। ये देखो, मैंने आज भी 2000 रुपए बचा लिए। मैं तुम्हारी सच्चाई मालिक और मालकिन को बता दूंगी। तुम कितनी घिनौनी हरकत कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि वो लोग तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे तो बता दो, पर एक बात ध्यान रखना, फिर तुम्हारी नौकरी जाते देर नहीं लगेगी। वो मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। ये देखो, मैंने सब कुछ साफ कर दिया और मेरी उंगलियों के जादू से किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये मांस किसी मुर्गे का है या फिर किसी चूहे का। मीरा का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो जानती थी कि कैनली बहुत चालाक इंसान है। अगर वो उसके बारे में कुछ ऐसा बताएगी तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। वो तो उसकी सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी। मीरा घर जाती है और रात को करवट बदलती रहती है। उसके सामने से वो नजारा नहीं हट रहा था। मीरा का पति भी उसकी परेशानी को देख रहा था। मीरा अपने पति को सारी बात बताती है। क्या हुआ मीरा, आज तुम्हें नींद नहीं आ रही? तुम किसी चिंता में हो?
मैं अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में उस भले परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती जो हमारे अन्नदाता हैं। वो बहुत ही भले लोग हैं। कोई उपाय होगा जिससे मैं उस मक्कार चाइनीज नौकर की सच्चाई सबके सामने ला सकूं? नहीं तो ये बहुत गलत हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगी। उसके हाथों का बना गंदा खाना खा खा कर कहीं मालिक, मालकिन और सोनू बीमार पड़ गए तो? नहीं नहीं। मीरा, एक काम करो, जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करना। मीरा का पति उसके कान में कुछ समझाता है। अगले दिन मीरा वैसा ही करती है। मीरा के हाथ में एक स्मार्टफोन होता है। वो जानबूझकर उस फोन को बार बार कैनली के सामने चला रही थी। मीरा, मैं तुम्हें कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, मुझे प्याज काट दो, मुझे खाना बनाना है, वरना मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। मीरा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। अब तो मीरा रोजाना अपने साथ मोबाइल फोन लेकर आने लगी और वो उसमें वीडियो और गाने देखती रहती थी। एक दिन कैनली को गुस्सा आ गया। मैं सारा दिन पसीने में काम करता रहता हूँ और ये महारानी मोबाइल फोन पर गाने और वीडियोस देखती रहती है। अभी मालकिन को बताता हूँ, इसके हाथ से फोन छीन लेगी। मालकिन, बहुत देर से मीरा को आवाज लगा रहा हूँ, रसोई में मसालों के डिब्बे खाली पड़े हुए हैं। मीरा को कई बार बोल चुका हूँ कि वो रसोई में मसाले के डिब्बे भर दे, पर ये मेरी बात सुन ही नहीं रही है। ये बहुत देर से फोन में कोई वीडियो देख रही है। मीरा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? और तुम्हारे हाथ में स्मार्टफोन कहाँ से आया? तुम्हारे पास तो मोबाइल नहीं था। मालकिन, ये मोबाइल फोन मेरे पति का है। मैंने सोचा थोड़ी देर मैं इस मोबाइल पर वीडियो ही देख लूं। बहुत अच्छी वीडियो है मालकिन, आप भी देखो। मीरा अपनी मालकिन को वीडियो दिखाने लगती है। वीडियो देखकर मालकिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने पति राकेश को चीख कर आवाज लगाती है। राकेश घबरा कर कमरे से बाहर आता है। मालकिन, मैं यही सच्चाई आपको दिखाना चाहती थी। ये मोबाइल फोन तो एक बहाना था आपके सामने ये सच्चाई लाने का। मैं कैनली की सच्चाई इस मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। मेरे पति ने मुझे सब कुछ सिखा दिया था। उन्होंने ही मुझे ये सलाह दी थी ताकि इस मक्कार की सच्चाई आपके सामने आ सके। मीरा ने चुपके से चूहे मारकर बनाते हुए कैनली का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। वो तो बस सही समय का इंतजार कर रही थी। राकेश कैनली को जोरदार थप्पड़ मारता है और पुलिस को फोन कर देता है। मुझे माफ कर दो साहब, गलती हो गई। मैं थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में ये गलती कर बैठा। ये गलती नहीं, जुर्म है। आज मीरा नहीं होती तो हमारे सामने इस दरिंदे की सच्चाई बिल्कुल नहीं आती। गलती मेरी है, बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल के किसी को भी नौकरी पर नहीं रखना चाहिए। भूल मैंने की, इसे बिना जाने पहचाने घर ले आया। कोई बात नहीं मिस्टर राकेश, अब ये जेल की सलाखों के पीछे सजा काटेगा ताकि ये कभी दोबारा किसी के साथ ऐसा धोखा ना कर सके। पुलिस कैनली को गिरफ्तार करके ले जाती है। कैनली पहले भी बहुत से लोगों को ऐसे ही अपना निशाना बना चुका था। जब उसकी सच्चाई सामने आती थी तो लोग उसे नौकरी से निकाल देते थे। इसलिए वो शहर छोड़कर नए शहर में आ गया था और उसकी मुलाकात राकेश से हुई। पर आज मीरा की वजह से वो पकड़ा गया। अब राकेश और उसकी पत्नी ने सोच लिया था कि वो बिना सोचे समझे कभी किसी को नौकरी पर नहीं रखेंगे। मीरा को कई सालों से जानते थे। मीरा को इस बात की खुशी थी कि उसने अपने मालिक और मालकिन को एक अपराधी के हाथों से बचा लिया था। माधोपुर गांव में संदीप नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी अंजू के साथ एक बड़े से घर में रहता था। उन दोनों की केवल एक ही संतान थी और वो था उनका बेटा मयंक, जो कि विदेश में जॉब करता था। कई सालों के बाद मयंक अपने घर आने वाला था। ये जानकर संदीप और अंजू काफी खुश थे और वो बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। 3 दिन बाद मयंक ऐना नाम की चाइनीज लड़की को अपने साथ घर लेकर आता है। मयंक बेटा, आ गए तुम। हम कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। ये कहकर संदीप मयंक को गले लगा लेता है। तभी वो अंजू को आवाज देते हुए कहता है, अंजू, ओ अंजू, जल्दी आओ, देखो हमारा बेटा आ गया। मयंक के आने की खुशी में अंजू सुबह से रसोई घर में तरह तरह के पकवान बनाने में लगी हुई थी। तभी वो साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए बाहर आती है और झट से मयंक को गले लगा लेती है। कैसा है मेरा बच्चा? कितने टाइम बाद तुम्हें देख रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम। अरे मयंक, ये तो कोई विदेशी लड़की लग रही है। कौन है ये? मम, ये ऐना है। मेरे ही ऑफिस में मेरे साथ काम करती है। तभी मयंक ऐना से कहता है, ऐना, ये मेरे मॉम डैड हैं। मयंक के ये कहते ही ऐना अंजू के पांव छूते हुए कहती है, पांव उठा लो सासू मॉम। ये क्या बोल रही है मयंक? अरे ऐना, पाँव उठा लो नहीं, पाए लागू बोलते हैं। ओह, आई एम सॉरी सासू मॉम। मयंक, ये लड़की बार बार मुझे सासू मॉम क्यों बोल रही है? मॉम, ऐना मेरी वाइफ है। हम दोनों ने शादी कर ली है। अब ये तुम क्या कह रहे हो मयंक? तुमने हमें बिना बताए शादी कर ली? संदीप के ये कहते ही ऐना उनके पांव भी छूने जाती है। पैर काट लूंगी ससुर जी। क्या?
पैर काट लूंगी? ये क्या बकवास किए जा रही है? सॉरी ससुर जी, इस बार भी रॉन्ग बोल दिया। सॉरी, पैर दे दो ससुर जी। ओहो मयंक, ये तू क्या बला घर ले आया? अब बस भी करो ऐनक, मेरा मतलब है ऐना, जो भी है तुम्हारा नाम। सारा दिन पैर ही छूती रहोगी? खैर, जाती रहो, मेरा मतलब है जीती रहो। बेटा, ये सब चल क्या रहा है, क्या तू हमें बताएगा? मॉम, मैं ये सब आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। मयंक ये कहते ही अपने कमरे में चला जाता है। ऐना ने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे। संदीप और अंजू बार बार ऐना के कपड़ों को ही देखे जा रहे थे। हे भगवान, ये कैसे आधे अधूरे कपड़े पहन रखे हैं इस लड़की ने। मयंक की तो मती ही मारी गई थी जो इसे हमारी बहू बना कर ले आया। अगर आसपास पड़ोस वालों ने इसे इस तरह के कपड़ों में देख लिया ना, तो पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाएंगे। ऐना, तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। इसके बाद अंजू अपनी एक साड़ी लाकर ऐना को देते हुए कहती है, ये लो साड़ी, अब तुम जल्दी से अपने कमरे में जाओ और कपड़े बदल कर आओ। इसके बाद ऐना मयंक के कमरे में चली जाती है। तभी अंजू की पड़ोसने उसके घर आती हैं। क्यों अंजू बहन, इतनी जल्दी तुमने हमें पराया कर दिया? घर में फिर रंगन बहू ले आई और हमें बताया तक नहीं। हाँ हाँ अंजू बहन, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। भाई क्या करे, जिसकी विदेशी बहू आती है ना, उसके ऐसे ही ठाट बाट बढ़ जाते हैं। क्या बकवास किए जा रही हो तुम दोनों? इतनी देर से वो लड़की हमारा दिमाग खराब कर रही थी, अब तुम दोनों भी शुरू हो गई। अरे वो मेरी बहू है, मुझे ये खुद अभी पता चला। अब तुम दोनों जाओ यहाँ से, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अरे अंजू बहन, अब इतने भाव क्यों खा रही हो? बहू का एक बार चेहरा तो दिखा दो। तुम्हारी बहू क्या हूर की परी है जिसे देखेंगे तो नजर लग जाएगी? तुम दोनों जाती हो या मैं? हाय हाय, इतना भी क्या गुस्सा। हम जाते हैं, चलें। इसके बाद वो दोनों वहां से चली जाती हैं। अंजू परेशान होकर सर पर हाथ रखते हुए सोफे पर बैठ जाती है। उधर ऐना अपने पति से कहती है, मयंक, हमको बहुत जोरों का भूख लगी है, लेकिन हमको ये इंडियन खाना नहीं खाना। अच्छा, तो फिर तुम जल्दी से किचन में जाकर अपनी पसंद का कुछ बना लाओ। मयंक की बात सुनकर ऐना किचन में जाती है। वहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बनाए। अरे हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या बनाएं। हमको तो ये भी नहीं पता कि ये कौन सी सब्जी है। क्या बनाऊं? हमको तो बहुत जोरों का भूख भी लगा है। तभी ऐना को रसोई की दीवार पर 2 छिपकली दिखती है। अरे वाह, मिल गया हमको खाना, अब तो हम इन्हीं को खाएगा। ऐना बगल में रखे लकड़ी के स्टूल पर चढ़ जाती है और हाथ से दोनों छिपकलियों को पकड़ने लगती है। तभी अंजू रसोई में आ जाती है। वो जैसे ही ऐना को छिपकली पकड़ते देखती है, वो जोर से चिल्ला पड़ती है, बाप रे बाप, हे राम, ये क्या कर रही हो बहू तुम? अंजू के चिल्लाने की आवाज सुनते ही मयंक और संदीप भी किचन में आ जाते हैं। उधर ऐना भी अपने दोनों हाथों में छिपकली पकड़ लेती है। क्या हुआ मॉम, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? एवरीथिंग इज ऑल राइट? हाँ भाई, ऐसा भी क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचा रखा है? अरे वो देखो, उस ऐना ने क्या पकड़ रखा है। तभी संदीप और मोहित ऐना की ओर देखते हैं। उसने अपने दोनों हाथों में छिपकली पकड़ रखी थी जो बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। ये देखकर दोनों की चीखें निकल जाती हैं। हे भगवान, अब इस छिपकली ने, मेरा मतलब है ऐना ने, ये क्या पकड़ लिया? अरे आप सब लोग इतना डरता क्यों है इससे? तुमको पता है इसका तो बहुत ही टेस्टी चटनी बनता है। मैं इसकी चटनी बनाकर आप सबको खिलाऊंगी, फिर देखना आप कैसे अपनी उंगली चाटता रह जाएगा। अब मैं जल्दी से इसकी चटनी बना देती हूँ। संदीप और अंजू लगातार मयंक को घूरते जा रहे थे। तभी वो मयंक को डांटते हुए कहती है, अरे करम जले, कहाँ से उठाकर ले आया इस बला को? और तू मेरी माँ, परेशान कर रखा है हम सबको। ये सब नहीं बनता मेरे घर में, जल्दी से इसको खिड़की से बाहर फेंक दे। आप एक बार खाइए तो सासू मॉम, आपको बहुत पसंद आएगा। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ ऐना, प्लीज जल्दी से फेंक दे इसे। अरे कौन सा वो मनहूस समय था मयंक जब तूने मेरी कोख से जन्म लिया। अरे ऐसा दिन देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? मामा आप चिंता मत करो, मैं उसे सब अच्छे से समझा दूंगा। चलो ऐना, अपने कमरे में चलो। अपने कमरे में ले जाकर मयंक ऐना को सब कुछ समझाने लगता है, उनके घर का खाना पीना, रहन सहन। उधर अंजू हॉल में सोफे पर बैठकर अपनी किस्मत को कोस रही थी।
ना जाने कौन से कर्म किए थे मैंने जिसकी सजा मैं भुगत रही हूँ। तभी संदीप जोर जोर से हंसने लगता है। कुछ भी कहो, लेकिन बहू बिल्कुल तुम्हारी टक्कर की आई है। बाहर वाले क्या कम थे जो अब आप भी शुरू हो गए। अंजू को उसकी ननद का फोन आता है। अरे कैसी हो भाभी, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि आज हम पूरा परिवार तुम्हारे घर आ रहे हैं और कुछ दिन वहीं रहेंगे। अरे बाप रे, अगर ये यहाँ आ गई तो इस बहू को देखकर तो खूब मजाक उड़ाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद वो कहती है, अरे वो क्या है ना सुमन दीदी, हम 2 हफ्तों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है तो मैं फिर आपसे बात करूंगी। तुम कब से झूठ बोलने लग गई अंजू? तो क्या करूं जी, पहले ही इस बहू ने आकर मेरा बीपी बढ़ा दिया है, ऊपर से रिश्तेदार आकर इसका और मजाक उड़ाएंगे। पता नहीं इसके साथ मैं सारा जीवन कैसे रहूंगी। तभी ऐना एक सुंदर सी साड़ी पहने हाथ में चाय का कप लेकर आती है और अंजू से कहती है, सासू मॉम, हम तुम्हारे वास्ते चाय बनाकर लाया। सुनो जी, क्या ये अपनी बहू ऐना ही है? यस सासू माँ, हम आपका बहू ऐना ही है। हमको मयंक ने सब समझा दिया है, यहाँ का रीति रिवाज, खाना पीना, पहनना ओढ़ना। इससे पहले हमसे जो भी मिस्टेक हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। अब से हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देगा। एक्चुअली मेरे मॉम डैड नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ तो हमको ये सब नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे मैं सब सीखने की कोशिश करूंगी। ऐना की बातें सुनकर अंजू और संदीप भावुक होते हैं और वो उसे गले लगा लेते हैं। हमें तो पता ही नहीं था हमारी बहू इतनी प्यारी है। बेटा तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। इसके बाद अंजू ऐना को हर काम सिखा देती है। कुछ ही महीनों में ऐना इंडियन खाना, यहाँ के रीति रिवाज और भाषा अच्छे से सीख जाती है। फिर सब कुछ अच्छे से चलने लगता है और सब खुशी खुशी एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं।